आज मनी गुरु में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अब आप चाहें तो खुद आईटीआर भर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी जानकारी ना होने की वजह से हम खुद आईटीआर नहीं भर पाते हैं और इसीलिए आईटीआर से जुड़े हर सवाल पर एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट विमल पुनामिया। बहुत स्वागत है सर आपका शो में। और विमल जी, पहला सवाल मेरा उन लोगों के लिए है जो पहली बार इस बार टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आईटीआर भरना जरूरी क्यों होता है? एक्चुअली किसी की भी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है और सीनियर सिटीजन है और उसकी 3 लाख से ऊपर ज़्यादा इनकम है तो उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। इसके बहुत सारे फायदे भी है। आप जब रिटर्न भरते हैं, आपको कोई लोन लेना है हाउसिंग का या और कोई दूसरा लोन आपको इजीली मिल जाता है। यू फील कि यू आर टैक्स पेयर, आपके पास पैन कार्ड होता है और कानून के हिसाब से भी 2.5 लाख से ऊपर वालों को रिटर्न भरना ही है। इनकम टैक्सेबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट रिटर्न भरना है। बिल्कुल, तो रिटर्न आपके लिए भरना जरूरी है, चाहे आप टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं रिटर्न फाइल करने के या फिर नहीं। रिटर्न फाइल करना आपके लिए जरूरी है और जैसा अभी आपको विमल जी ने बताया भी इसके कई फायदे हैं। आप लोन लेने जाते हैं तो भी आपको इसके लिए फायदा हो सकता है। विमल जी, अगला सवाल मेरा ये है कि किस फॉर्म का मैं चुनाव करूं? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म निकाले गए हैं, तो कौन सा फॉर्म किसके लिए है जब हम टैक्स फाइल कर रहे हैं? खास करके आप जबकि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग का विकल्प आपके पास मौजूद है तो जो फॉर्म का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा फॉर्म किसके लिए? एक्चुअली उसके लिए 7 तरह के फॉर्म्स है। जिसकी इनकम सिंपली सैलरी इनकम है, एक मकान का अगर भाड़ा भी उनको आता है और इंटरेस्ट इनकम है, इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 1 है। जिसकी अदर देन दिस इनकम है लेकिन बिजनेस नहीं है, लेकिन इसके अलावा कैपिटल गेन और दूसरे हेडिंग भी है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 2 आता है। जिसके लिए बिजनेस इनकम है उनके लिए फॉर्म 3 आता है। जिसका ये प्रिमिटिव टैक्स जो भरते हैं 6%, 8%, उसके लिए, या प्रोफेशनल आदमी 50%, उनके लिए फॉर्म नंबर 4 है। इसके अलावा इंडिविजुअल, एचयूएफ, जो इसके फाइन, एलएलपी, एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे जब एंटिटी उनके लिए 5 नंबर है। चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के लिए 6 नंबर है एंड कंपनियों के लिए 7 नंबर है। 6 नंबर कंपनी के लिए, 7 नंबर चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के लिए है। तो सैलरी इनकम वाले को फॉर्म नंबर 1 है अगर सिंपल है तो। बिल्कुल, और सैलरीड क्लास के लिए जैसा आपने बताया कि फॉर्म नंबर 1 है, सहज इसका नाम रखा गया है क्योंकि भरना भी इससे काफी अब सरल और सहज हो गया है। सर, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि हर सैलरीड क्लास फॉर्म नंबर 1 का सिलेक्शन करे या इनकम की इसके ऊपर कोई कैपिंग की गई है? 50 लाख तक इनकम अगर सैलरी की है, एक मकान का रेंट आता है और इंटरेस्ट इनकम है तो सर्च फॉर्म में जा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। 50 लाख ज्यादा इनकम है तो दूसरा फॉर्म लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप सहज का चुनाव कर सकते हैं। और अब बारी आती है आईटीआर फाइल करने की। यहाँ पर विमल जी, क्योंकि पहले जो था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये मामला था, बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट लगातार इस ओर आगे बढ़ रही है कि जितना हो सके इजी कर दिया जाए टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो मैं अगर ऑनलाइन टैक्स भरने की बात करूं तो कितना आसान है ये? क्या घर बैठे हर आदमी इसे भर सकता है और इसका प्रोसेस क्या है? जहां तक फॉर्म नंबर 1 का सवाल है, बहुत सिंपल है। आपके पास में 5-6 चीजें होनी चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए। लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर अपेयर होता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी इनकम है तो फॉर्म नंबर 16 अगर एम्प्लॉयर से सैलरी सर्टिफिकेट मिला है तो, और नहीं मिला तो एटलीस्ट फॉर्म नंबर 26A जहाँ पे आपका टीडीएस और दूसरा जहाँ पे टैक्स कटा होता है वो सब डिटेल मिल जाती है। अगर आपने लाइफ में डोनेशन किसी को दिया उस साल के अंदर तो डोनेशन रिसीट, ट्रस्ट का नाम। इसके अलावा आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया है या किसको रेंट दिया है और म्युनिसिपल टैक्स भरा है रेंट इनकम के सामने, तो उसकी सब बेसिक डिटेल आपके टाइम सामने आपकी होगी तो ये काम एकदम सिंपल हो जाएगा। आपको ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं, अपने आप कंप्यूटर आपको आगे कमांड बताएगा आपको क्या करने का है और इट इज वेरी सिंपल।
बिल्कुल, और एक-एक करके अब तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं विमल जी। जब आप टैक्स फाइल करने जाते हैं तो जिनकी आपको ज़रूरत होती है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म 16, क्या इसकी अहमियत है और किस तरह से इसका होना ज़रूरी है अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब मैं नौकरी कर रहा हूँ या समझो डूइंग द ईयर मैंने नौकरी चेंज भी कर दी, तो मेरे को दो फॉर्म मिलेंगे। अगर टीडीएस उन्होंने काटा होगा तो 16, और 16 के अंदर मेरा ग्रॉस इनकम मिलेगा, कितना मेरा टैक्स कटा है वो मिलेगा, मेरा प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है वो मिलेगा, मेरा कौन सी इनकम मेरी एग्जेम्प्टेड है तो एम्प्लॉयर लिख के देगा, तो वो फॉर्म नंबर 16 में पूरी दुनियादारी आपको एक जगह पे एक साथ पे मिल जाएगी। लेकिन समझो, और वो एम्प्लॉयर आपको 31 मई के पहले देना ही चाहिए, नहीं देगा तो उसको पेनल्टी का प्रोविजन है। अगर आपका फॉर्म नंबर 16 नहीं है और आपको रिटर्न पहले ही भरना है, आप वेट नहीं कर सकते वो पीरियड तक, तो आपको 26 एस भी अगर आपके सामने है तो वहां से भी आपको सब बेसिक डिटेल मिल जाएगी। पर आपको 16 लास्ट टाइम का रख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन 16 का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है एज फार सैलरी इज कंसर्न। बिल्कुल, और फॉर्म 26 एस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं सर, तो ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है? और ये एक्चुअली 26 एस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की छोटी मोटी इनकम होती है, वो एक्चुअली फाइलिंग द रिटर्न भूल जाते हैं। और आईटीओ के पास 26 एज की इंफॉर्मेशन होती है और बाद में वो रीओपन होते हैं, केसेस स्क्रूटनी में आते हैं। तो 26 एज का मतलब क्या है कि आपकी कितना टीडीएस कटा है, तो वो उसकी पूरी उस पर जन्म पत्री मिल जाएगी। तो ग्रॉस इनकम कितना था, टीडीएस कितना कटा, तो जिस पे आपका टीडीएस कट चुका है इसका मतलब तो इनकम है ही है वो। तो 26 एज भी अगर आपके सामने होगा तो एक तो टीडीएस आप बराबर क्लेम कर लेंगे, एडवांस टैक्स भरा वो बराबर क्लेम कर लेंगे, और आपका कोई इनकम छूटने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है सर, मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका एक बार जरा रिवीजन भी कराएं। अगर वो इनकम टैक्स फाइल करने जा रहे हैं, ऑनलाइन वो बैठे हैं, आप तो चेकलिस्ट में चाहूंगी आप एक बार उन्हें बताएं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होते हैं, कोई भी एक चीज मिसिंग ना रह जाए, छूट ना जाए और बाद में आपको परेशानी ना हो। इसके लिए मैं अगर एक चेकलिस्ट की बात करूँ, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? क्या आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है? अगर आपको LTCG देना है तो क्या उसके लिए भी किसी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है? इसके अलावा पैन, आधार, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए? एटलीस्ट जैसे मैंने पहले आपको बताया, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोनेशन रिसीट, LIP रिसीट, वो तो होनी चाहिए टेबल के ऊपर। इसके अलावा आपको चेकलिस्ट ऐसे वर्किंग करनी पड़ेगी कि आपने फर्स्ट तो फॉर्म जो सिंपल फॉर्म है, वो ज़्यादा उसमें डिटेल भी नहीं है, वो पूरा भरना चाहिए। अगर फॉर्म अपने अधूरा भरा तो वहां पे ही कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाएगा, फॉर्म आपका इनवैलिड हो जाएगा, ऑब्जेक्शन आएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। तो फॉर्म के जितने भी कॉलम है, कोई कॉलम आपको लगता है कि आपको एप्लीकेबल नहीं है तो आप लिख दो नॉट एप्लीकेबल। खाली ऐसे ही खाली छोड़ना नहीं चाहिए, डेस्क करो, फिगर लिखो, कुछ भी करो उसके अंदर। इसके बाद में कोई रॉन्ग फॉर्म एडॉप्ट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज समझो मेरा सैलरी इनकम है, एक मकान का रेंट आता है या रेंट भी नहीं आता है, इंटरेस्ट इनकम है खाली, और मैं सिलेक्शन कर लूँगा बड़े फॉर्म का जो बिजनेस व्यापारियों के लिए है, उसमें तो 800 कॉलम भरने पड़ते हैं। तो राइट फॉर्म आप फॉर्म नंबर 1 ही यूज़ करो या 2 करो, जो आपको लगता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिटेल कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे उसमें आपका नाम पूछा है, पैन नंबर पूछा है, आधार कार्ड पूछा है, वो सब डिटेल अपन को सिस्टमेटिकली फिलअप करना चाहिए। इसके बाद में क्लबिंग प्रोविजन, जैसे मेरे माइनर बच्चे हैं, उनको इंटरेस्ट की इनकम है। अब बहुत बार आदमी अपना रिटर्न भरता है, बच्चों की इनकम भूल जाता है। मैंने मेरे वाइफ टाइम में मेरे वाइफ को मैंने कुछ गिफ्ट किया है, वो इनकम मेरे में क्लब होनी चाहिए। तो वो मेरे को सब ध्यान रखने का है कि मेरा माइनर का इनकम अगर कुछ है और मेरे में क्लब होना चाहिए तो वो क्लब मैंने किया है। मेरे वाइफ का इनकम अगर कुछ है और जो मेरे को क्लब करना चाहिए, मैंने गिफ्ट दिया था उस पर उसने इनकम कमाया तो मुझे वो बताना चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम पार्ट बैंक, बहुत बार आदमी भूल जाता है, सेविंग अकाउंट सोचता है बैंक स्टेटमेंट लिया नहीं है, इसलिए बैंक अकाउंट का पूरा एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे बैंक में क्या क्या पैसा आया है, कहाँ कहाँ से आया है, इनकम है कि कैपिटल नेचर आइटम है, मेरा पैसा गया तो कहाँ गया है, घर का खर्चा है, इलेक्ट्रिक बिल भरा है, टेलीफोन बिल भरा है, वो हिसाब से पूरा एनालिसिस करके समरी बनाना चाहिए, ऑल हेड ऑफ इनकम, ऑल हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके बाद में ऑल बैंक अकाउंट मेरे को एनालिसिस करना चाहिए। लोग बहुत सारे 10 अकाउंट बैंक रखते हैं आजकल, क्रेडिट कार्ड आने के बाद दुनिया भर के अकाउंट है, तो उसको पूरा आपको एनालिसिस करके रखना चाहिए। अकाउंट में कोई इनकम आई है तो वो कंसीडर कर लेना चाहिए, कुछ प्रीमियम LIC का या प्रोविडेंट फंड अकाउंट से भरा है तो वो आपको नोटिंग कर लेना चाहिए। इसके बाद कोई रॉन्ग डिडक्शन नहीं क्लेम करना चाहिए। समझो मैंने लास्ट टाइम पर्टिकुलर डोनेशन दिया था 50,000, मैंने वो क्लेम किया, लास्ट टाइम का रिटर्न मेरे सामने पड़ा है और भूल से मैं इस साल भी क्लेम कर लूँ, इस साल तो डोनेशन दिया ही नहीं है, तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो रॉन्ग डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहिए। जो आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो आपको लॉ में मिलता है और आपके पास में उसकी डिटेल बेसिकली है। फिर नोशनल इंटरेस्ट, मेरा जो 2 मकान है,
नेक्स्ट ईयर से तो 2 मकान फ्री है मार्च 20 के अंदर, पर मार्च 19 में जो मैं 2 मकान है, एक बॉम्बे में है, एक राजस्थान में है, तो मुझे एक मकान फ्री मिलेगा, एग्जम्पशन नोशनल इनकम ऐड करने का जरूरत नहीं है। पर मेरा दूसरा मकान जो होगा उसके ऊपर मुझे नोशनल वैल्यू का रेंट पकड़ना पड़ेगा। रेटेबल वैल्यू क्या है, उसमें म्युनिसिपल टैक्स जाएगा, एक फॉर्मूला है इनकम टैक्स में, जो 2,000-5,000 रुपए इनकम आती है, लंबी चौड़ी नहीं आती है, वो इनकम मेरे को बताना चाहिए। बिल्कुल मतलब हर छोटी से छोटी जो डिटेल आपके पास है, जो बारीकियां हैं, उनका आपको ख्याल रखना है, कुछ भी मिस ना हो जाए, कुछ भी बचा ना रह जाए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए। नहीं, जैसे इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, आज मेरे को समझो मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट दिया है या मेरे भाई ने गिफ्ट दिया है, अब मेरे को लगता है इसमें टैक्स तो आने वाला नहीं है और मैं रिटर्न में बताता नहीं हूँ, पर बिकॉज ऑफ दैट माई लेटर ऑन देयर कैन बी ए प्रॉब्लम। सो द इनकम टैक्स में कॉलम है एग्जेम्प्टेड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसी कोई इनकम मेरी एग्जेम्प्टेड है मुझे बता देना चाहिए। मेरे ख्याल इतना ध्यान रखा गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अहम जो बिल्कुल आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कई बार लोग चालाकी भी करते हैं, उन्हें लगता है अगर मैं ये डिटेल्स नहीं बताऊंगा तो इनकम टैक्स विभाग को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, और इसलिए भी कुछ चीजों को छुपा ले जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग पहले से बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। अगर आपने जानबूझ करके कोई डिटेल छुपाई है, नहीं बताई है कोई बात, तो आगे आपको परेशानी हो सकती है। विमल पूनमिया जी जुड़े हुए हैं। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात बताऊं, आखिरी तारीख क्या है, अगर मैंने सही समय पर टैक्स नहीं भरा है तो क्या जुर्माना लग सकता है? क्योंकि पहले हमने देखा है लोग 2-2 साल का रिटर्न एक साथ फाइल करते थे, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से बहुत सख्त हो गया इनकम टैक्स विभाग, आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स और जुर्माना। पिछले सालों में ऐसा प्रोविजन था कि अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं भर के मार्च तक भी भरते थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी, पेनल्टी का प्रोविजन नहीं था। इस साल से अगर आपका सैलरी इनकम है तो आपको रिटर्न 31 जुलाई तक भरना है। बिजनेस इनकम है, अकाउंट सब्जेक्ट टू ऑडिट है, तो आप 30 सितंबर तक जा सकते हैं, लेकिन जिसकी ऑडिट नहीं है उसको 31 जुलाई तक रिटर्न भरना है। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर रहे हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है और 5 लाख से कम है और दिसंबर के पहले आप भर रहे हैं, करीब 6 महीने का डिले कर रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपये पेनल्टी पड़ेगी। आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये पेनल्टी पड़ेगी। आपने दिसंबर तक भी रिटर्न नहीं भरा, मार्च के पहले भरेंगे, जनवरी फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर, तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी भरना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, सर्टन जो डिडक्शन मिलते हैं वो रिटर्न टाइम पे फाइल होते हैं तो ही मिलते हैं, तो उसके डिडक्शन जो बिजनेस व्यापारी को वो डिडक्शन कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए एडवाइजेबल है कि रिटर्न आपका टाइम पे जावे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च से आप थोड़ा होमवर्क अप्रैल से चालू कर दो, एडवांस टैक्स मार्च के अंदर ही भर लो, तो आपका एडवांस टैक्स टाइम पे अगर भर दिया गया है तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, और टाइम पे भरेंगे तो 99% चांसेस है, अगर आपका रिटर्न में कोई टेक्निकल बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो आपका रिटर्न समरी केस में असेसमेंट हो जाएगा। कि हमारे देश के अंदर जो सिस्टम है खाली 1% या 1.5% केस स्क्रूटनी में आते हैं और वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने टाइम पे नहीं भरा है, क्योंकि हजारों रिटर्न आते हैं, लाखों रिटर्न आते हैं, तो वो प्रोसेस में चले जाएगा, लेकिन आपका जब ये रिटर्न लेट जाएगा तो आपके रिटर्न दिखेंगे उधर और स्क्रूटनी में आने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, आपको भी डिडक्शन भी नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम आएगी। तो अक्लमंदी इसी में है कि आप सही समय पर सही वक्त पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। और सर हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, हमें अमिताभ जी ने फोन किया है। स्वागत है सर शो में आपका, बताएं सवाल। हेलो जी सर बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं इनकम टैक्स के बारे में जानकारी चाहता हूँ। हेलो जी आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, अपना पूरा सवाल बताएं। मैडम, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और कंपनी अकोमोडेशन जिनको मिला हुआ है उनको HRA मिलता नहीं है जी। और बाद में उनको 7.5% का एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो इसमें क्या किया जाए कि टैक्स सेविंग हम कर सकें? मिला हुआ है कंपनी का। ठीक है, विमल पूनमिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर बताएं किस तरह से टैक्स बेनिफिट मिल सकता है ना? नहीं, कंपनी से मकान मिला हुआ, क्या मिला हुआ है? हाँ जी, कंपनी का एकोमोडेशन मिला हुआ है हमें। नहीं, तो कंपनी का अगर एकोमोडेशन मिला हुआ है आपको, तो आपको हाउस रेंट मिलता नहीं होगा, आप रेंट भी किधर चुका नहीं रहे, तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी सैलरी का सर्टन परसेंट, फंडिश्ड मकान है, अनफंडिश्ड मकान है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में एक अलग जगह पे सर्टन परसेंट जो आप सैलरी इनकम में ऐड होगा, इसका बेनिफिट कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको कंपनी ने प्रोक्यूरेट की हैसियत से मकान दिया है, तो सेक्शन 17 में 4 कंडीशंस फुलफिल होती है और जो उसका वर्किंग करना पड़ेगा और जो फिगर उसके फॉर्मूला में आएगी वो आपकी इनकम में ऐड होगी। भले कंपनी 50,000 भी रेंट भर रही होगी तो भी उसके फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका फॉर्मूले में फिक्स आएगी वो आपको ऐड होगा, तो मतलब डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, एडिशन होगा।
चलिए, तो अमिताभ जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और विमल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो कौन से खर्चे होते हैं, क्योंकि एटीसी के अंतर्गत ज्यादातर सैलरीड क्लास मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट लेना चाहता है और ज्यादातर लोग इसका फायदा उठाते भी हैं। खर्चों की अगर मैं बात करूं, वो कौन से खर्चे होते हैं जिन पे मुझे टैक्स छूट मिल सकती है एटीसी के अंदर? एक्चुअली बहुत सारे आइटम्स हैं अंडर सेक्शन 80, जिसके अंदर चैप्टर 6A टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। उसके अंदर अगर एक आदमी की रियल में इनकम 11 लाख रुपए तक भी है और वो अपना प्रॉपर प्लान करेगा तो उसको टैक्सेबल इनकम बचती नहीं है। अभी जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए 5 लाख से नीचे अगर चला गया तो उसको टैक्स ही नहीं आएगा। उसमें मेजर आइटम आता है एटीसी। एटीसी में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरा है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट भरा है, या उसके अंदर आपने एनएससी लिया है सर्टिफिकेट, ट्यूशन फीस बच्चों के भरे हैं, टर्म डिपॉजिट बैंक का 5 साल से ज़्यादा का एफडीआर लिया है, 5 साल से ज़्यादा का पोस्ट ऑफिस का कोई बॉन्ड लिया है, नबार्ड के बॉन्ड खरीदे हैं, होम लोन का प्रिंसिपल लोन चुकाया है, ड्यूरिंग द ईयर आपने मकान लिया और स्टाम्प ड्यूटी भरा है या रजिस्ट्रेशन फीस भरी है। ये सब पकड़ के जो खर्चा आता है 1.5 लाख रुपए तक आप अपना इनकम में स्टेट वे क्लेम कर सकते हैं आउट ऑफ द इनकम। अगर आपने रहने का मकान के लिए लोन लिया हुआ है या रेजिडेंशियल मकान के लिए लोन लेके आपने किराए पे भी दे दिया है तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट उसमें आपको फ्री मिल जाता है। बिजनेस के लिए कोई लोन लिया हो तो नॉर्मल कोर्स में खर्चे में मिल जाएगा, पर ये एक्चुअली अंडर सेक्शन 80 के अंदर मिलेगा। अगर मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, मैंने मेरे लिए ली है या मेरे पेरेंट्स के लिए ली है तो 25,000 रुपये मेरे को मिलेगा। मेरा एज अगर 60 ईयर से ज़्यादा है तो मेरे को 30,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा 5,000 रुपये और मिलेगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, तो ये करीब 25-30 हज़ार रुपये ये डिडक्शन मिल जाएगा। इंटेंशनल लोड फॉर हायर एजुकेशन, अगर मैंने मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए या मेरे खुद की पढ़ाई के लिए मैंने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए बैंकों से, तो वो इंटरेस्ट में भरता हूँ तो वो भी सेक्शन 80A में मिलता है। मेरे को अच्छा काम कुछ करना है, मैंने डोनेशन दिया है और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है जो मेडिकल एजुकेशन में काम करते हैं, तो मेरे को 50% ऑफ मेरा डोनेशन का अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड मेरा डोनेशन 10% ऑफ इनकम से ज़्यादा नहीं हो। सर्टन डोनेशन ऐसे हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वगैरह, इसमें जहाँ पे आपको 100% भी डिडक्शन मिल जाता है, तो वो कौन सी सेक्शन में उसको मिला हुआ है वो हिसाब से आपका डिडक्शन मिलेगा। अगर मैं रेंट चुका रहा हूँ, कंपनी ने, मेरा खुद के पास भी मकान नहीं है, कंपनी ने भी प्रोवाइड नहीं किया है, तो मैं रेंट जो चुकाता हूँ वो भी मेरे को अप टू 60,000 तक मेरा इनकम में डिडक्शन मिल सकता है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है मेरा 10,000 तक फ्री है। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं और मेरे को इंटरेस्ट एफडीआर का भी आता है, सेविंग अकाउंट का भी आता है, पोस्ट ऑफिस का आता है, तो 50,000 रुपए तक उसमें भी टैक्स नहीं है। तो ऐसे इस टाइप से बहुत सारे आइटम्स हैं। जी, मैं यहाँ पर रोकूंगी आपको जी, क्योंकि एटीसी वैसे भी ओवर क्राउडेड है और काफी सारे बेनिफिट हैं। बहुत सी जगह इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा होता है जिसका बेनिफिट आप एटीसी के अंतर्गत ले सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो उनका पहले रुख कर लेते हैं। सुशांत जी ने हमें फोन किया है पंजाब से। मनी गुरु में स्वागत है सर आपका, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, थैंक यू। मैं सुशांत खुराना बात कर रहा हूँ सुल्तानपुर से। मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग एचयूएफ के है। मेरे को एचयूएफ के रिगार्डिंग पूछना है कि मेरी मिसेज को पार्टनर जैसे कहलाती है मेरे एचयूएफ में, तो वो मेरी मिसेज जो है एचयूएफ में मेरे को कितना तक गिफ्ट दे सकती हैं बीइंग ए को पार्टनर? सर, एचयूएफ के अंदर वाइफ को पार्टनर नहीं है, वो खाली मेंबर है। मेरी एचयूएफ में मेरी वाइफ को पार्टनर नहीं है, मेरा बेटा बेटी को पार्टनर है। मैं करता हूं, मेरा बेटा ही और बेटी, मैरिड है बेटी या अनमेरिड है, वो सब को पार्टनर्स है। मेरी वाइफ मेरे फैमिली की खाली मेंबर है, मेरे बेटे की वाइफ मेरे फैमिली की एचयूएफ की मेंबर है। सो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी मेरे एचयूएफ के मेंबर है। अगर मेरा बेटा उनको मेंटेन नहीं करेगा तो दे कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम माई एचयूएफ। तो को पार्टनर पार्टीशन क्लेम कर सकता है, मेंबर खाली मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, वो बड़ा डिफरेंस है। और चलिए एचयूएफ के कोई भी मेंबर से जवाब को पार्टनर नहीं, कोई भी मेंबर से भी आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, वो भी आपका सेक्शन 56 में ऐड नहीं होगा। लेकिन अदर देन फैमिली मेंबर से मिलता है, अदर देन को पार्टनर या मेंबर से मिलता है। मेंबर में सब आ गए, मेरे बेटे की वाइफ भी आ गई, मेरी खुद की वाइफ भी आ गई, सो दे कैन ऑल्सो गिव गिफ्ट टू एचयूएफ। और वो गिफ्ट कितना भी अमाउंट होगा सब एग्जेम्प्टेड है। ऑफ कोर्स जो देगा उसको अपना सोर्स बताना पड़ेगा, कहां से पैसा दिया है, उसका जेन्युइननेस, कैपेसिटी, सोर्स, वो सब बताना पड़ेगा। अदरवाइज इनकम टैक्स में कोई एडिशन का प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर मेरे को बाहर वाले से गिफ्ट मिलती है, मेरा फ्रेंड मेरे एचयूएफ को देता है या मेरे नाना जी मेरे को देते हैं और कोई देता है, तो 50,000 के ऊपर होगा तो मेरी इनकम में क्लब हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल मेरा यहाँ पर सर आपसे और है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 40,000 आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। जो सीनियर सिटीजन है अगर उन्हें पेंशन मिल रही है तो क्या ऐसी कंडीशन में उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? बिल्कुल मिलेगा, उनको भी मिलेगा।
सीनियर सिटीजन को भी डिडक्शन मिलेगा 40,000 ऑलराइट, तो और नेक्स्ट ईयर से 50,000 है, वो मार्च 20 के अंदर 50 है। चलिए, तो जी बिल्कुल। और विमल जी, आज के लिए तो समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आपका मनी गुरु में आने के लिए, और व्यूवर्स के और साथ ही साथ ये जो हमारे दर्शकों को आपने पूरा एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है इनकम टैक्स का ये पूरा गणित, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।